नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और अब वक्त हो गया है पब्लिक इंटरेस्ट का। आज का पहला परीक्षण एससी और एसटी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का होगा, जिसमें राज्यों को आरक्षण कोटे के अंदर कोटा बनाने का अधिकार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से आखिरकार क्या बदलने की कोशिश की या राज्यों में क्या बदलेगा, इस आदेश से किसको फायदा होगा और राज्य सरकारें बेलगाम होकर कोटा फिक्स ना करें, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, जानने के लिए बने रहिए पटियाल के साथ। आज का दूसरा परीक्षण मौसम की मार से फिसड्डी होते विकास का होगा। सिर्फ एक दिन की बारिश ने साल भर पहले बनी नई संसद की छत से लीक कर दिया। दिल्ली की तरह जयपुर में भी बेसमेंट में कैसे मौत का बंकर बन गया और हिमाचल से लेकर केरल के वायनाड तक मौसम ने कितने लोगों की जान ले ली, ये देखने के लिए रात 9:25 तक बने रहिए पटियाल के साथ। तीसरा परीक्षण पावर वाली सनक के चलते नौकरी गंवाने वाली पूजा खेड़कर का होगा। पूजा खेड़कर ने पुलिस से बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी लगाई, लेकिन दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पूजा को झटका देते हुए जो टिप्पणी की, उसे जानने के लिए आप पटियाल के साथ रहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले का परीक्षण होगा, जिसमें राज्य सरकार को एससी एसटी आरक्षण कोटे के अंदर एक और कोटा देने का अधिकार दे दिया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने क्या फैसला सुनाया और इसका असर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को राजनीति के चश्मे से कैसे देखा जा रहा है, ऐसे कई सवालों पर आगे बात होगी। सबसे पहले यह जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब एससी और एसटी वर्ग में भी ज्यादा जरूरतमंदों को फायदा देने के लिए राज्य सरकारें एसटी एससी के लिए तय रिजर्वेशन के अंदर अलग से कोटा बना सकती हैं। इस फैसले को अब और आसान तरीके से समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को एससी और एसटी आरक्षण में कुछ जातियों के लिए अलग से हिस्सा देने वाला कानून बनाने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने बहुमत से यह फैसला सुनाया है। बहुमत का मतलब है बेंच के 6 जज फैसले के पक्ष में थे, जबकि 1 जज फैसले से असहमत थी। सुप्रीम कोर्ट के 6 जज फैसले के पक्ष में थे, उनके नाम क्या क्या हैं? उनमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। वहीं जस्टिस बेला M त्रिवेदी इस फैसले के खिलाफ थी। 6 जजों ने एससी एसटी कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी को सही माना है, जबकि जस्टिस बेला त्रिवेदी का कहना यह था कि एससी और एसटी की लिस्ट संसद तय करती है, उसमें फेरबदल का अधिकार राष्ट्रपति के पास भी नहीं है, इसलिए किसी भी राज्य की विधानसभा एससी और एसटी की सब कैटेगरी का कानून नहीं बना सकती। अब पटियाला आपको यह बताएगा कि एससी और एसटी रिजर्वेशन कोटे में सब कैटेगरी बनाने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे था और कोर्ट ने राज्यों को एससी एसटी कोटा के अंदर कोटा देने की मंजूरी दी क्यों। दरअसल साल 2006 में पंजाब सरकार एक कानून लेकर आई। कानून के जरिए पंजाब सरकार ने एससी एसटी कोटा में वाल्मीकि समाज और मजहबी सिखों को सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण दे दिया, लेकिन 2010 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताकर पंजाब सरकार के कानून को रद्द कर दिया। फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की मामला उनके पास भेज दिया, 5 जजों की बेंच के पास, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही 2004 का फैसला कोटा के अंदर कोटा देने के आड़े आ रहा था, इसलिए ये 5 जजों की बेंच के पास गया, जिसमें यह कहा गया था पुराने फैसले में कि एससी कैटेगरी को सब कैटेगरी में नहीं बांटा जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने आज अपना पुराना फैसला पलट दिया। पुराना फैसला 5 जजों की बेंच का था और आज 7 जजों की बेंच ने जो नया फैसला सुनाया, उसमें कहा यह गया कि राज्य सरकारें एससी और एसटी में कमजोर तबके तक आरक्षण का लाभ पहुंचाने के लिए कैटेगरी में अगर सब कैटेगरी बनाती हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि कोटे की सीमा नहीं बढ़ी है, टोटल कोटा उतना ही % रहेगा जितना संविधान के अंदर निर्धारित है। सिर्फ कोटे के अंदर कोटे का प्रावधान किया जा सका है ताकि उन जातियों को इसका लाभ दिया जा सके जिन जातियों को अभी तक SC और ST कम्युनिटी में होने के बावजूद भी इसका लाभ नहीं मिल पाया है। SC और ST कोटे के लिए आरक्षण का एक कोटा पहले से तय है। उसी के मुताबिक अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण देने का प्रावधान भी है। अब SC और ST कोटा के अंदर कोटा बनाने की हरी झंडी भी मिल गई है, लेकिन इसकी जरूरत पड़ी क्यों, यह जानना बहुत जरूरी है। कुछ राज्य सरकारों का एक तर्क था कि SC और ST की एक समान कैटेगरी में आने के बावजूद कई जातियों के लोगों को सही मायने में रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल पाता। कुछ चुनिंदा जातियां SC और ST आरक्षण का असली फायदा उठा लेती हैं। हर जाति को एक समान आरक्षण का लाभ मिल पाए, इसके लिए SC और ST कैटेगरी में सब कैटेगरी बनाना बहुत जरूरी है। आज सुप्रीम कोर्ट से मिली मंजूरी के बाद अब राज्य सरकारों के पास यह अधिकार आ गया है कि वो अनुसूचित जाति या जनजाति में होते हुए भी रिजर्वेशन के फायदे से दूर पड़ी जातियों को अलग कोटा बनाकर आरक्षण की मुख्य धारा से जोड़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद SC और ST रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन देने का जो रास्ता भी साफ हुआ है, लेकिन अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें एकदम साफ की हैं जिन पर राज्य सरकारों को अलर्ट रहना होगा। कोर्ट ने कहा है, राज्य सरकार अपनी मर्जी या राजनीतिक लाभ के लिए सब कैटेगरी तय नहीं कर सकती। राज्य सरकारों के फैसले न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे, यानी जरूरत पड़ने पर उनका रिव्यू होगा। किसी जाति को सब कैटेगरी में डालने से पहले उसके आंकड़े जुटाना बहुत जरूरी होगा और यह बताना भी जरूरी होगा कि सब कैटेगरी की हकदार जाति दूसरी जातियों से बहुत पिछड़ी हुई है। राज्य में किसी जाति की ज्यादा आबादी उसे ज्यादा आरक्षण देने का आधार नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह सब बातें क्लियर की हैं राज्य सरकारों की मनमर्जी रोकने के लिए। कई राज्य सब कैटेगरी की जातियों को 100% आरक्षण देना चाहें तो वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कोटे में सब कैटेगरी बढ़ी है, ऐसा नहीं है कि परसेंटेज बढ़ गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को आरक्षण के लिए कानूनी ताकत दी है तो उसके साथ जिम्मेदारी का एहसास भी करवा दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर भी पॉलिटिकल पार्टियों के सुर एक दूसरे से जुदा हैं। जिनके पास काफ़ी धन है उनके बच्चों को ये नहीं मिलना चाहिए और उन लोगों को मिलना चाहिए जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है। बिल्कुल गरीब हैं फिर भी उनको एजुकेशन वगैरह का मौका नहीं मिलता। ये ऑर्डर एक्सपेक्टेड था। तो आप जितने लोग कम हैं उसी में और हिस्सा बढ़ा रहे हैं। जो आरक्षित वर्ग के नहीं हैं वो हमारा ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं, पहले उसकी तो कटौती कीजिए। 7 जजेस में से कितने अच्छे तरीके से ये देखना पड़ेगा। क्या उनको हमारी पीड़ा का एहसास है, क्या उनको हमारे दर्द का, हमारी आर्थिक स्थिति का, सामाजिक असमानता का, आर्थिक असमानता का और जो जुल्म हम पे होता है उसका एहसास है। क्या उनके पास कोई आंकड़ा है? उच्च न्यायालय का फैसला हुआ है तो इसका हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन इसको तय कौन करेगा? जाति जनगणना है, इसी का न सॉल्यूशन है। या सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस चयन का प्रक्रिया की बात है उसमें क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फैसला दिया है हम उसका स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार जब तक जाति जनगणना नहीं कराएगी तब तक फायदा SC ST को नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी को मंजूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर को लेकर भी एक अहम बात कही है। कोर्ट ने राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि SC और ST कैटेगरी में ज्यादा फायदा लेने वाली क्रीमी लेयर कौन है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने SC ST में भी क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण से बाहर करने की बात कही। हालांकि ये सिर्फ एक सुझाव है, फैसला नहीं है। चारों जजों ने यही कहा कि सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए कि जो लोग
आरक्षण का लाभ ले चुके हैं और ऊंचे पदों पर जा बैठे हैं, उनकी तुलना गांव में मजदूरी कर रहे लोगों से नहीं की जा सकती है। उन्हें बाहर करने पर विचार करना चाहिए ताकि असली वंचित लोग लाभ ले सकें। अब पटियाल कुदरत के इम्तिहान में फेल होते विकास का परीक्षण करेगा। देश अगर एक बरसात से नहीं लड़ पाया तो 2047 तक विकसित भारत से कैसे आगे बढ़ पाएगा। बुधवार की एक बारिश ने विकास के दावों को कैसे धो डाला, देश का कथित मजबूत ड्रेनेज सिस्टम कहां-कहां फेल हुआ, कितने एलीट क्लास इलाके डूबे, देश का कितना पैसा पानी में बह गया और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के दावों की नींव कहां-कहां डूबी। पटियाल इसके सॉलिड और पैन इंडिया प्रूफ कुछ तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएगा। शुरुआत राजधानी दिल्ली से करते हैं। 14 महीने पहले देश का नया संसद भवन बना, 971 करोड़ रुपए की लागत आई। सरकार ने नई संसद को विकास का मॉडल बताया और बिल्डिंग के डिजाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास, लेकिन विकास के मॉडल की छत एक बरसात नहीं झेल पाई। हाई क्लास संसद की छत लीक हो गई। विपक्ष कह रहा है कि नई संसद में भ्रष्टाचार का बालू और जुमलों की ईंट लगी है। पूछा तो यह भी जा रहा है कि लीक प्रूफ संसद की गारंटी किसकी थी। दिल्ली में संसद की छत लीक हुई और पिंक सिटी जयपुर में ओल्ड राजेंद्र नगर जैसा हादसा हो गया। बेसमेंट में डूबकर 3 लोगों की जान चली गई। राजस्थान की डूबती राजधानी में सरकारी मुआवजे का महरम लगा दिया गया। दिल्ली के राजेंद्र नगर में आज क्या क्या हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट की जोरदार कवरेज के बाद एमसीडी की नींद कैसे टूटी, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले उत्तर प्रदेश में बहते हुए विकास की झांकी दिखाता हूं। चंद घंटे की बारिश में यूपी विधानसभा पानी पानी हो गई। राजधानी लखनऊ की सड़कें दरिया बन गई। सूबा पूछ रहा है वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम कहां है। सबसे बुरा हाल केरल के वायनाड का है। लैंडस्लाइडिंग में अब तक 293 लोगों की जान जा चुकी है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा वायनाड पहुंचे, बाढ़ पीड़ितों से मिले। अब हिमाचल चलिए। कुदरत के ऑडिट में हिमाचल सरकार के दावे भी फेल हो गए। 3 जगह बादल फटे, 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। 1 महीने में 131 मौतें हो चुकी हैं। पिछले साल भी हिमाचल को मानसून की मार पड़ी थी। हिल स्टेशन में 12,000 करोड़ रुपए डूब गए थे। इस आपदा की घड़ी में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विकास की सौगंध खाई थी। सीएम के दावे विकास के नक्शे पर कहां ठहरते हैं, इसका परीक्षण भी पटियाल करेगा। पहले बरसात में तैरते उत्तराखंड के विकास की तस्वीरें देख लीजिए। नदियां उफान पर हैं, पहाड़ दरक रहे हैं और कई शहर पानी में डूब रहे हैं। अगले 5 दिनों में भारी तबाही का अलर्ट भी है। दिल्ली से देश चलता है, यही विकास के मॉडल बनते हैं। संसद देश की गरिमा है, देश की शान है। उसी संसद की छत में छेद कैसे हो गया और पानी टपकने कैसे लगा, अब पटियाल इसके बारे में विस्तार से बताएगा। 24 घंटे में दिल्ली में 107.6 mm बारिश हुई। 14 साल के रिकॉर्ड टूटे और संसद की छत टपकने का रिकॉर्ड भी टूटा। नई संसद के मकर द्वार पर शीशे का गुंबद लीक हो गया और सियासी बवाल खड़ा हो गया। यह तो होना ही था। नई संसद की छत से टपकता विकास सबसे पहले किसने देखा? पहले चश्मदीद बने कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर तमिलनाडु की विदुर नगर सीट से जीत कर आए हैं। इन्होंने कैसे लीक होती हुई छत को देखा और उसे एक बड़े स्कैम के साथ जोड़ दिया, आप उनको सुनिए। 100-200 करोड़ का बिल्डिंग का 120 रुपए का पार्टी ने दिखाया। देश का क्या स्थिति ये लोगों ने बनाया इस बारे में ये चर्चा करना चाहिए। इसमें बिना गलती का, बिना
गड़बड़ का, बिना स्कैम का, ऐसे वो होगा क्या? कोई भी गर्म मनाते हैं, उस घर पे ऐसे पानी मानसून में निकल जाती है, कहीं से तो गलत हुआ है। फिर पार्लियामेंट हाउस है, ये पार्लियामेंट मंदिर बोलते हैं मोदी जी, लोकतंत्र का मंदिर में भी पानी आ रही है, राम मंदिर में भी पानी आ रही है। छत का टपकना अशुभ माना जाता है। विपक्ष भी मान रहा है कि कोई कह रहा है कि विकास की गारंटी लीक हो गई, कोई कह रहा है कि इससे तो पुरानी संसद ही अच्छी थी, क्यों ना फिर से पुरानी संसद में लौट चले। कम से कम अब तक के लिए ही सही, जब तक करोड़ों रुपए की संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चालू है तब तक ही वापस चले जाते हैं। संसद की टपकती छत पर सियासत टॉप गियर में है। विकास पर बयान कैसे दिए जा रहे हैं, कैसे उनकी बौछार हो रही है और सरकार कैसे डिफेंसिव मोड में आई। संसद में मोदी जी बैठते हैं, अमित शाह जी बैठते हैं, वहां भी रिश्वत खा ली। पहली बारिश में ही संसद टपकने लगी। बाहर पेपर लीक कराते हो, अंदर संसद लीक कराते हो। कंट्री में जो मेन आपका शो पीस है वहाँ से पानी गिरता हो, और ये पार्लियामेंट तो हमने कहा था, ये तो पार्लियामेंट है ही नहीं, ये तो इट्स एन एडिफिस टू नरेंद्र मोदी जी। 1200 करोड़ में बनवाई गई, इसमें लीक कर रहा है। अभी 1 साल भी नहीं बीता, तो ये तो पाप टपक रहा है भारतीय जनता पार्टी का। संसद में पानी टपकेगा तो ये देख लो कि देश का क्या हाल है। बाहर की तो खबरें सुनी थी, रोड में पानी, संसद में पानी टपका है। Such a huge building, it's a very huge building which you have all seen it, and where the things, there may be some small things, and where the things have gone wrong, CPWD will have a look at it. That doesn't mean that everything has gone wrong only. It is not like that. And whatever it is it may be rectified. I don't know about it. लोकसभा की लॉबी में पानी का रिसाव कैसे हुआ, सरकार पर विरोध की उंगली उठी तो सबसे पहले मोर्चा लोकसभा सचिवालय ने संभाला। क्या सफाई दी, इसकी डिटेल जान लीजिए। लोकसभा सचिवालय ने कहा है, ग्रीन पार्लियामेंट की लॉबी और भवन के कई हिस्सों में ग्लास डोम्स लगाए गए हैं ताकि संसद के दैनिक कामकाज में प्राकृतिक रोशनी का उपयोग किया जा सके। बुधवार को भारी बारिश के दौरान बिल्डिंग की लॉबी के ऊपर ग्लास डोम को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया गया सॉल्यूशन थोड़ा हट गया, जिससे लॉबी में पानी का मामूली रिसाव हुआ। सफाई का दूसरा मोर्चा सीपीडब्ल्यूडी यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने संभाला। एक नई थ्योरी बताई। उन्होंने कहा, पहले बेहिसाब गर्मी और फिर उसके बाद तेज बारिश के कारण लोकसभा लॉबी के रोशनदान पर लगे कांच के जोड़ से सिलिकॉन नष्ट हो गया, जिससे एक छोटी सी समस्या पैदा हो गई। इसका तुरंत समाधान किया गया है। संसद का टपकना बेशक सरकार को छोटी सी समस्या लगता हो, लेकिन आपदा कभी छोटी नहीं होती। आपदा से लड़ने के लिए आज संसद में डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल पेश हुआ। विनाश से विकास को कैसे बचाया जाए, इसका रोड मैप सरकार ने रेडी किया। नई संसद को मोदी सरकार विकास का मॉडल कहती है। अब सवाल यह है कि जब पुरानी संसद थी तो नई संसद बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? पुरानी संसद के मुकाबले नई संसद कितनी महंगी है? पुरानी संसद देश का विकास यात्रा को 7 दशकों तक देखती आई है। अब दोनों संसद के कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट की जानकारी पटियाला आपको देगा। पुरानी संसद 18 जनवरी 1927 में बनी। गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। नई संसद 28 मई 2023 में बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। नई संसद को बनने में 971 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 1921 से लेकर 1930 के बीच पुरानी संसद का निर्माण हुआ था और तब कुल खर्च आया था 83 लाख रुपए। सरकार ने नई संसद बनाने के पीछे एक तर्क दिया था। कहा यह था कि पुराना संसद भवन 100 साल पुराना है और भूकंप के झटके नहीं झेल सकता। 100 साल पुरानी संसद आज भी लीक प्रूफ है, इसलिए कहा यह जा रहा है कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। विकास की एक बुनियाद विश्वास है। बरसात ने इस भरोसे की नींव कैसे हिलाई, सत्य का सीधा प्रसारण करने के लिए अब पटियाला आपको 2 तस्वीरें दिखाएगा। पहली तस्वीर राजस्थान के पिंक सिटी जयपुर की है। यहां दिल्ली के राजेंद्र नगर जैसा
हादसा हुआ। विश्वकर्मा इलाके की एक बेसमेंट में पानी भर गया, 3 लोगों की जान चली गई। दूसरी तस्वीर दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की है। 24 घंटे की बारिश ने सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा दी। कई इलाकों में पानी भर गया। सिस्टम बेहतर करने वाली सरकार की गारंटी पानी में डूब गई। पटियाल की मुहिम से एमसीडी की नींद जरूर खुली। सरकार ने क्या सबक सीखा इससे? दिल्ली में कहां बुलडोजर का एक्शन हुआ, इसके हाइलाइट्स अब आप देख लीजिए। एमसीडी ने नियम कानून का एक नया पर्चा रिलीज कर दिया है, जिसमें ऑर्डर यह दिया गया है कि अब बेसमेंट के दुरुपयोग पर तुरंत कार्रवाई होगी। बेसमेंट की एंट्री और एग्जिट अलग अलग होने चाहिए। बिल्डिंग का नक्शा सार्वजनिक करना होगा। ड्रेन और फुटपाथ पर किसी तरह का एनक्रोचमेंट ना हो। स्टॉर्म वाटर ड्रेन किसी भी जगह बंद ना हो। स्टॉर्म वाटर ड्रेन में सुपर सकर का प्रयोग हो। खुली तारों के जालों को तुरंत सही किया जाए। सार्वजनिक शौचालय में ठीक से साफ सफाई रखी जाए। विकास और सुरक्षा की गारंटी देने वाली सरकारें आखिरकार दिल्ली के स्टूडेंट उसके खिलाफ कैसे मोर्चा खोले हुए हैं? 5 दिन से राव कोचिंग सेंटर के छात्र धरने पर हैं। इस बीच आज ओल्ड राजेंद्र नगर में एनक्रोचमेंट पर बुलडोजर चला। हमारी सहयोगी अजातिका सिंह उस वक्त मौके पर थी। उनकी ये रिपोर्ट देखिए। ये ओल्ड राजेंद्र नगर का वही इलाका जहां राउज आईएएस स्टडी सर्कल मौजूद और बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि जो ड्रेनेज का काम है वो किया जा रहा है। ये ड्रेनेज का काम वक्त रहते किया जाता तो ऐसे में 3 छात्रों की मृत्यु नहीं होती, उनकी जान बचाई जा सकती थी। देरी से काम शुरू हुआ है। ये बताया गया था कि मॉनसून की शुरुआत से पहले दिल्ली में सभी ड्रेनेज का काम हो गया है, उसकी सफाई हो गई है, लेकिन जो मौजूदा स्थिति आई 5 दिन पहले उसने सभी पहलुओं की पोल खोल के रख दी। और अब तस्वीरें आप देखिए, एमसीडी का काम तेजी से चल रहा है। ये तेजी और ये तत्परता एमसीडी को पहले भी दिखानी चाहिए थी, जो वक्त रहते नहीं दिखाई गई। अफसर हो या नेता, मुसीबत में इन्हें बहुत कुछ याद आता है और संकट टलते ही कैसे सब भूल जाते हैं। इस सत्य के परीक्षण के लिए पटियाला आपको हिमाचल लेकर चलेगा। पिछले साल मॉनसून में जब हिमाचल में जल प्रलय आया तो सूबे के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नए निर्माण के लिए नए मापदंड तय करने की गारंटी दी थी। लेकिन जमीन पर क्या ऐसा कुछ हुआ? सरकार बनने के बाद मैंने एक कानून बनाया कि जितने भी 4 लेन हैं, 4 महीने पहले एक्ट में हमने प्रोविजन कर दिया। उस 100 मीटर के रेंज में अगर किसी ने मकान बनाना है तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट लागू होगा। आज इस प्राकृतिक आपदा में हमने पूरी स्टेट को राज्य आप देखना पड़ेगा कि कोई भी बिल्डिंग बनेगी उसकी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ठीक हो। नालों पर मकान ना बने उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हिमाचल के विकास को मौसम कैसे बहा ले गया था, अब इसका डेटा आपको दिखाता हूं। 2023 में बाढ़ बारिश से हिमाचल को 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। विनाश की सबसे बड़ी वजह अवैध निर्माण है। 32,000 अवैध निर्माण हिमाचल में आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसके आगे देखिएगा, मौसम कैसे हर साल विकास को दोनों हाथों से धोता है। अब इसका डेटा भी पटियाला आपको दिखाएगा। 2023-24 में इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 11 लाख करोड़ रुपए है। 2021 में यह बजट करीब इतना ही था। 2021 में बाढ़ और बारिश से देश को करीब 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पब्लिक इंटरेस्ट में अब पटियाल के कुछ सवाल हैं। सरकार को इन सवालों को गौर से सुनना चाहिए। बाढ़ बारिश हर साल होती है, लेकिन मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव हर बार क्यों हिलती है? 75 साल बाद भी हम अपने मौसम के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप नहीं कर पाए? यह हमारे टेक्नोक्रेट्स की गलती है, उनकी दिक्कत है कोई, या फिर सरकारी पैसा खर्च करते वक्त गंभीरता से किसी बात को सोचा ही नहीं जाता? विकास के मॉडल पर क्या जवाबदेही का फार्मूला लागू नहीं होना चाहिए? मतलब कहने का यह है कि अगर विकास सही तो बनाने वाले को इनाम, और अगर विकास खराब निकलता है तो सजा उसे क्यों नहीं मिलनी चाहिए? यह होना चाहिए ना। पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत का परीक्षण होगा। पूर्व आईएएस पूजा खेड़कर को दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पूजा खुद कोर्ट में पेश नहीं हुई थी। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि पूजा पर गंभीर आरोप हैं, गहन जांच बहुत जरूरी है और आरोपी से हिरासत में पूछताछ भी होनी चाहिए। अदालत ने सुनवाई के दौरान एक बड़ी टिप्पणी भी की। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस को यह भी पता लगाना चाहिए कि यूपीएससी में किसी अधिकारी ने क्या पूजा खेड़कर की मदद की थी। पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए फर्जी दस्तावेज देने का आरोप है। यूपीएससी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने पूजा खेड़कर के खिलाफ केस दर्ज किया है। उसी केस में पूजा खेड़कर अब अग्रिम जमानत लेने के लिए अदालत गई थी, जहां से उन्हें राहत नहीं मिली। पब्लिक इंटरेस्ट में अब अगली खबर के परीक्षण के लिए मथुरा चलते हैं, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह केस में बड़ा अपडेट आया है। दोनों पक्षों के विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट में क्या क्या हुआ, यह जान लीजिए। कोर्ट ने हिंदू पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने पोषणीयता को आधार बनाकर आपत्ति दर्ज कराई थी। उन आपत्तियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत खारिज कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पोजेशन रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए यह कहा था कि हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किया जाए, यह मांग रखी गई थी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की 18 याचिकाओं को खारिज कर दिया। हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में जो मुकदमे दाखिल किए गए थे, हाईकोर्ट ने इन्हें सुनवाई के योग्य माना है, जिसके बाद 15 मुकदमों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम फैसला सुनाया। अब इस मामले में 12 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। कृष्ण जन्मभूमि पर विवाद क्या है, अब यह भी आपको बता देता हूं। कृष्ण जन्मभूमि का विवाद 350 साल पुराना है। जब दिल्ली में औरंगजेब का शासन था, तब यह दावा किया जाता है कि औरंगजेब ने 1670 में मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ने का आदेश दिया था। इसके बाद यहां शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई थी। हिंदू पक्ष यहां कृष्ण जन्मभूमि होने का दावा करता है। इसी बात को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। पब्लिक इंटरेस्ट में आज बस इतना ही। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन ब्रेक के बाद जरूर देखिएगा 24 घंटे 24 रिपोर्टर।